नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी भाषा का इतिहास। इससे पहले हमने जो अपने जो पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था वो भाषा के सामान्य अध्ययन के बारे में हमने जानकारी की थी। तो भाषा के सामान्य अध्ययन में हमने क्या क्या पढ़ा था? भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम, भाषा के प्रकार, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये हमारी जो पिछली कक्षा रही थी, इसमें हमने भाषा की विशेषताएं, भाषा का विकास क्रम, भाषा के प्रकार, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं? भाषा हमारी अर्जित संपत्ति है, अर्थात व्यक्ति समाज में रह करके धीरे धीरे सीखता है, न कि उस भाषा जन्मजात संपत्ति है। बोलने की और सुनने की, जो व्यक्ति की बोलने और सुनने की जो योग्यता होती है वो जन्मजात होती है। और जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी सबसे पहले जो सुनने की जो योग्यता होती है वो उसको जन्मजात मिलती है। उसको सुनता है सब कुछ, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि हमको क्या कहना है, क्या उसको क्या सुन रहा है, क्या उसका क्या अर्थ है। तो ये योग्यता जो है व्यक्ति में धीरे धीरे समाज में रह करके सीखता है। और इसलिए कहते हैं भाषा हमारी क्या सामाजिक प्रक्रिया भी है। भाषा परिवर्तनशील है, अर्थात भाषा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। अगर भाषा परिवर्तनशील न होती तो प्रारंभ में जो हमारी भाषा थी, आज भी हमारी वही भाषा चल रही होती। जैसे संस्कृत, जो हमारी मूल भाषा जिसे हम संस्कृत कहते हैं, तो उसी में धीरे धीरे परिवर्तन होकर के हमारा जो आज हिंदी जो हमारी भाषा है, तो उसी में धीरे धीरे परिवर्तन होकर के आई है। तो आज हम इसी बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा का विकास क्रम जो होता है, भाषा का विकास क्रम सरल से कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा के प्रकार की बात करें तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा को सीखने के जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं ये भी 3 होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा अनुकरण, अनुकरण, जिज्ञासा, अनुकरण, जिज्ञासा और अभ्यास। अनुकरण, जिज्ञासा और अभ्यास। जिस व्यक्ति में अनुकरण, जिज्ञासा और अभ्यास ये तीनों चीजें हैं, वो व्यक्ति किसी भी चीज को सीखने में उसको कोई कठिनाई नहीं होती और बहुत ही जल्दी से सीख जाता है। तो जो भाषा मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने सीखने के लिए 3 दृष्टिकोण बताए हैं। उनके अनुसार भाषा सीखने के 3 दृष्टिकोण हैं। तो अनुकरण का अर्थ क्या होता है? के जैसा या के अनुसार। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, और एक और शब्द आपको इसी से संबंधित मिलता है, जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला, और जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। अभ्यास मतलब आप जो डेली आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभ्यास। तो ये थे भाषा को
सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, और भाषा के प्रकार, भाषा का विकास क्रम, भाषा की विशेषताएं, इन सब के बारे में हमने पिछले कक्षा में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अब जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का इतिहास। तो हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में जानेंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रारंभ में जो हमारी भाषा थी, प्रारंभ में जो हमारी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत, संस्कृत जिसे हम मूल भाषा भी कहते हैं, मूल भाषा, मूल भाषा भी कहते हैं। तो प्रारंभ में जो हमारी संस्कृत भाषा थी, और इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। संस्कृत भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक तो वैदिक रूप, वैदिक रूप, और दूसरा लौकिक रूप, लौकिक रूप, वैदिक रूप और लौकिक रूप। तो ये जो भाषा का हमारा जो अध्ययन का है, ये हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, हिंदी भाषा का इतिहास हम तीन दृष्टिकोण से जानेंगे। पहला तो हम एक तरीके से जानेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, और दूसरे तरीके से भौगोलिक दृष्टिकोण, और तीसरा जो है राजनीतिक दृष्टिकोण। तो इसमें अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये हिंदी भाषा का इतिहास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखें तो जो प्रारंभ में हमारी जो भाषा थी, ये संस्कृत भाषा थी, जिसे हम मूल भाषा के नाम से भी जानते हैं। और इसके दो रूप थे, एक था वैदिक रूप और दूसरा लौकिक रूप। वैदिक रूप किसे कहते हैं? वह रूप, वह रूप जिसमें वेद, पुराण, जिसमें वेद और पुराण लिखे गए और उपनिषद लिखे गए, वेद, पुराण और उपनिषद। तो ये तो हो गया हमारा वैदिक रूप। वैदिक रूप जिसमें वेद, पुराण और उपनिषद लिखे गए। और लौकिक रूप क्या होगा? लौकिक रूप वह रूप है जो लोक में आम तौर पर प्रचलित था, यानी उस समय जो लोगों की सामान्य जो बोलचाल की भाषा थी, उसे लौकिक रूप कहा जाता था। जो वह रूप जो आम लोगों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी। तो अब यहां पर हम जो वैदिक रूप था, वैदिक रूप जिसमें वेद, पुराण और उपनिषद लिखे गए, और लौकिक रूप क्या था? वह रूप जो आम लोगों की भाषा थी, जो उस समय पर वह जो प्राचीन समय में जो आम लोगों की भाषा थी, वो संस्कृत का लौकिक रूप कहलाता था। लौकिक रूप में क्या हुआ? लौकिक रूप में जैसे हमारे रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ लिखे गए। तो जो भाषा हमारी आम लोगों की जो बोलचाल की जो भाषा थी, वह संस्कृत का लौकिक रूप कहा जाता था। और जो जिसमें उपनिषद और वेद पुराण लिखे गए, उसको क्या कहा गया? वैदिक रूप। इसमें क्या हुआ? रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ लिखे गए किस भाषा में? संस्कृत के लौकिक रूप में। और संस्कृत के वैदिक रूप में वेद, पुराण और उपनिषद लिखे गए। अब यहां से जो शुरुआत होती है
कि वैदिक भाषा का जो विकास क्रम था वो जैसे का तैसा वहीं पे रुक गया, और हमारी जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है ये संस्कृत के लौकिक रूप से हुआ है। कैसे हुआ इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पर एक बात ये जान लेते हैं कि जो हमारा संस्कृत भाषा का जो वैदिक रूप था इसका विकास आगे क्यों नहीं हुआ। ऐसा होता है कि जैसे हम जो चीजें हम अध्ययन कर रहे होते हैं और जिन चीजों में हमको कठिनाई होती है या जिनमें हमारी रुचि नहीं होती है तो उनसे हम अब दूरियां बना लेते हैं, और वो दूरियां बढ़ती जाती हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारे बीच में जो है बहुत ज्यादा दूरियां हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं या आप, कोई भी बच्चा होगा, जैसे उसका 10वीं कक्षा में जिस विषय में उसके अंक अच्छे आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी रुचि ज्यादा होती है, उस पे उसने ज्यादा ध्यान दिया होगा, और जिसमें उसके अंक कम आते हैं उस पर उसका ज्यादा फोकस नहीं होगा या उसकी उस विषय में रुचि नहीं होगी। तो क्या करता है, जो अगली कक्षा में वो जाने के लिए उस विषय को किनारे कर देता है, जिसमें उसकी रुचि नहीं लग रही होती है तो वो उसको छोड़ देता है, और जिसमें उसकी रुचि लग रही होती है उस विषय को अपने अध्ययन में आगे शामिल करता है। तो यही हुआ कि वैदिक जो संस्कृत का जो वैदिक रूप था इसमें शब्द और वाक्य इतने बड़े बड़े थे और कठिन थे कि पंक्ति समाप्त हो जाती लेकिन शब्द नहीं समाप्त होता था। तो इसलिए इस भाषा का आगे ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ, और इसका जब आगे ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ तो ये भाषा हमारी वहीं की वहीं रुक गई। इसका और जो लौकिक रूप था इसमें आगे परिवर्तन होता रहा। तो अब देखते हैं आगे हमारा क्या परिवर्तन कैसे हुआ। तो जो हमारे संस्कृत का जो लौकिक रूप है, लौकिक रूप, तो यहां जब इससे परिवर्तन हुआ, लौकिक रूप में जब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो इसमें क्या हुआ, लौकिक रूप में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। तो जब लौकिक रूप में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और इससे जो भाषा आई, कौन सी भाषा आई, पाली भाषा। पाली लौकिक रूप में जो परिवर्तन हुआ इस समय कौन सी, पाली भाषा आई। और इस समय जो दौर चल रहा था, जिस समय लौकिक रूप से संस्कृत के लौकिक रूप से पाली भाषा का विकास हुआ, तो इस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था। बौद्ध धर्म प्रचलन में था। बौद्ध धर्म प्रचलन में था। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं जिसे त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, त्रिपिटक, त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म का जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उस समय जो बौद्ध धर्म प्रचलन में था तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सभी पाली भाषा में लिखे गए। और धीरे धीरे पाली भाषा में परिवर्तन हुआ। तो पाली भाषा में जब परिवर्तन हुआ तो पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा आई हमारी, प्राकृत। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई। और प्राकृत भाषा के समय जब पाली से प्राकृत भाषा आई तो उस समय जो कौन सा धर्म प्रचलन में था, जैन धर्म। प्राकृत भाषा के समय जैन धर्म, जैन धर्म प्रचलन में था। जैन धर्म प्रचलन में था। और इस समय जो जैनियों के जो ग्रंथ लिखे गए वो सभी
प्राकृत भाषा में लिखे गए, और बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए वो सभी पाली भाषा में लिखे गए। तो जो भाषा का विकास, जो भाषा का परिवर्तन, जो परिवर्तित रूप रहा है लौकिक, यानी ये जिसको हम संस्कृत भी कह सकते हैं, जो लौकिक है ये संस्कृत का ही एक रूप है। तो संस्कृत से पाली, प्राकृत, और प्राकृत के बाद में, प्राकृत में धीरे धीरे प्राकृत भाषा में जो है शब्दों का रूप बिगड़ना शुरू हुआ। तो जब प्राकृत भाषा में शब्दों का रूप बिगड़ना शुरू हुआ तो कैसे, जैसे शब्द है रामेश्वर, रामेश्वर, रामेश्वर शब्द को जैसे आमतौर पर जो बोलचाल की भाषा में, जो गांव या जो हमारे जो प्रचलन में क्या कहा जाने लगा, रामेसर, रामेसर। तो यहां पर जो तालव्य श और व के स्थान पर कौन सा वर्ण आ गया, दंत सा आ गया। तो तालव्य सा और व के स्थान पर दंत सा आ गया। तो ये क्या था, प्राकृत भाषा का बिगड़ता हुआ रूप, प्राकृत भाषा का बिगड़ता हुआ रूप। और लौकिक संस्कृत से क्या हुआ, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत भाषा के बाद में इसका कौन सा रूप हुआ, अपभ्रंश, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, प्राकृत से किसका विकास हुआ, अपभ्रंश का। अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही एक प्रकार है सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश का ही एक प्रकार है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, तो सौरसेनी अपभ्रंश जो है ये अपभ्रंश का ही एक प्रकार है, और इसी से हिंदी भाषा का विकास हुआ, और यहीं से क्या निकल कर आई है, हिंदी, हिंदी। तो सौरसेनी अपभ्रंश से क्या, कौन सी भाषा निकल कर आई, हिंदी। अब हम, ये रहा हमारा हिंदी का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण, क्या रहा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और हिंदी। अब हम हिंदी भाषा को भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो भौगोलिक दृष्टिकोण, तो भौगोलिक दृष्टिकोण में जो हिंदी का जो क्षेत्र है, हिंदी भाषा भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी भाषा मध्य, जो हमारा हिंदी भाषा का जो अधिकांश प्रयोग होता है ये मध्य भाग में होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का अधिकांश प्रयोग, अधिकांश प्रयोग मध्य भाग में होता है, मध्य भाग में होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी भाषा का अधिकांश प्रयोग मध्य भाग में होता है। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार,
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे जो अधिकांश हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं और गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदानी भाग, गंगा यमुना का मैदानी भाग, ये हिंदी भाषा का जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जिस स्थान पर प्रयोग होता है, ये हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हमारे जो वर्तमान संविधान है, इसमें जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है वर्तमान संविधान में, अनुसूची 8 और अनुसूची 8 और भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसमें जो हमारी जो हिंदी भाषा है, तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिनमें से एक हमारी हिंदी भाषा है। इन 22 भाषाओं में से एक भाषा हमारी हिंदी भाषा है। इसमें जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं का वर्णन है संविधान में। इसमें से जो 22 भाषाएं हैं, जो हमारे वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, इन 22 भाषाओं में से एक भाषा हमारी हिंदी है। तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और राजभाषा हिंदी को जो है राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कौन लाया? तो गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया। गोपाल स्वामी आयंगर ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को
राजभाषा घोषित किया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बोली, भाषा, बोली और भाषा। तो बोली का जो क्षेत्र होता है ये सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र बोली के क्षेत्र से विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा किसे कहा जाता है? वह भाषा जिसमें किसी राज्य या देश का प्रशासनिक कार्य संपन्न होता हो। राजभाषा, राजभाषा किसे कहेंगे? वह भाषा जिसमें किसी देश के प्रशासनिक कार्यों का जो लेखा जोखा या आधिकारिक तौर पर जो भाषा प्रयोग की जाती है, ये उसे क्या कहेंगे? हम राजभाषा कहेंगे। तो हमारी जो राजभाषा का है क्या है? हिंदी है, जिसमें प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं। प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, अब जो शुरुआत होती है हमारी व्याकरण की, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। तो व्याकरण क्या होता है कि किसी भी विषय या किसी भी भाषा के उच्चारण और लेखन की शुद्धता के लिए क्या होती है? व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी होता है। किसी भी भाषा को अच्छे से बोलना, अच्छे से लिखना, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये व्याकरण के 3 अंग होते हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा अंग होता है वाक्य होता है, और उससे छोटा शब्द और उससे छोटा वर्ण। तो वाक्य जो होता है, शब्दों को मिलाकर के क्या बनता है? वाक्य। और वर्णों के सार्थक योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है। वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है। तो ये तो हो गए हमारे व्याकरण के 3 अंग। इनमें से जो पहला हमारा है वर्ण है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ण जो तो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वर्ण विचार का रहेगा। वर्ण विचार, वर्ण विचार किसे कहेंगे? वर्ण विचार क्या होता है हमारा? वर्ण जो है वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और उनको सही से पढ़ना या लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। शुद्ध लेखन, उच्चारण
शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। तो वर्ण विचार में जो अगर बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई। तो ये इतने प्रश्न हैं हमारे सामने। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई क्या है? तो अब हम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जैसे ही इसमें मौखिक शब्द जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी? ध्वनि। ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी? शब्द। सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी? शब्द। और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई की अगर बात करें तो भी वाक्य ही होगा, इसका जवाब भी वाक्य ही होगा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि। तो बात करते हैं ध्वनि और वर्ण। ध्वनि क्या होती है? जैसे हमने ये है अवर्ण है, इसका हमने उच्चारण किया अ, तो जो ये हमारी आवाज निकली ये क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। और इसको हमने लिख दिया, ये क्या है? हमारा वर्ण है। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। जो भी हमारे वर्ण होते हैं इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जब इनका सार्थक योग होता है तो सार्थक योग होने के बाद एक शब्द का निर्माण होता है, और उस शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को पद कहते हैं। तो वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द क्या बन जाता है? हमारा पद बन जाता है। और जब इनका सार्थक योग होता है वर्णों का तो शब्द बनता है और शब्द का अर्थ होता है। तो शब्द जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं उनका एक निश्चित अर्थ होता है। तो ये प्रश्न हमारे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई वाक्य होगी। अब इसके बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो वर्ण से संबंधित रहेगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण से संबंधित रहेगा। तो वर्ण की जो बात करें तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन इनको जो सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को
वर्णमाला कहेंगे, और जिसका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो अब हम अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, और जो भी साथी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।